हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना पर, जिस पर हम लोग सीडीपी की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। उनकी थ्योरी भी हमने डिटेल में करा रखी है, जो चैनल में आपको थ्योरी का नाम और ज्योत्सना सोनी करके आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आज हम लोग एक जो हमारी 10th क्लास है, कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट, जो हमारा नंबर है 10th, उसको हम उसमें आज हम लोग कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। प्याजे मुख्य रूप से किससे संबंधित है? प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि प्याजे कौन से फील्ड से हैं। फील्ड तो उनकी साइकोलॉजी है, बट प्याजे बिहेवियरिज्म से हैं। जैसे मैंने स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आप करवाया था, गेस्टाल्टिज्म करवाया था आपको, बिहेवियरिज्म करवाया था आपको, व्यवहारवाद करवाया था, संज्ञानवाद करवाया था। तो इसी तरीके से प्याजे वाइगोत्स्की जो सामाजिक थ्योरी से भी हैं, बट प्याजे वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर, ये तीन जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो किस में आते हैं? कॉग्निटिज्म में आते हैं। किस में आते हैं? कॉग्निटिज्म, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञानवाद। जिसमें संज्ञानवाद में क्या होता है मैम? संज्ञानवाद में होता है जैसे दिमाग से जुड़ी चीज़ें। ये कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे खुद ही चीज़ों को सीख लेते हैं। बच्चे एनवायरनमेंट से कर सकते हैं। बच्चे एनवायरनमेंट में सक्रिय एक्टिव क्या है? सक्रिय निर्माता है, वो खुद ही ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। आपको उन्हें टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बच्चे क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है। प्याजे कहते हैं बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं। तो प्याजे का एक स्टेटमेंट है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण एनवायरनमेंट से खुद ही कर लेते हैं। इन्होंने कुछ 4 स्टेजेस बताई हुई हैं, जो कि कौन सी है? मैंने SPCF से 1 मिनट, मैंने SPCF से आप लोगों को लर्न करवाई हुई है। और प्याजे की बाकायदा थ्योरी भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप लोगों से विजिट कर सकते हैं। S से हमारी सेंसरी मोटर है, P से हमारी प्री ऑपरेशनल, C से हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और 4th से हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो ये कुछ 4 उन्होंने स्टेजेस बताई हुई हैं। प्याजे स्टेज की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो वो क्या है? जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब मानव शरीर के, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को हाथ में प्रशिक्षण दिया कि बेटा आपको ऐसे ऐसे करके मूव कर करके अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना है, ऐसे आप इतनी सुंदर राइटिंग कर सकते हो, और वो दिया गया प्रशिक्षण दूसरे भाग में हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। द्विपार्श्विक अंतरण क्या होता है? एक तो ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक, यानी आप एक चीज़ को चलाना सीख रहे हो तो दूसरा भी आपका ऑर्गन एक्टिव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, दिए गए प्राप्तांक के समूह। ये हमारा स्टैट्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आ गया। तो ये है, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। जो बार बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में मोड कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मीन, मोड, मीडियन। तो ये क्या होता है? बार बार आएगा तो क्या होगा? इसको क्या कहेंगे हम लोग? मोड कहेंगे, यानी कि बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत, तो सबसे पहली बात ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है जो हमारी किसने दी? BF स्किनर, ब्रॉरेफ फ्रेडरिक स्किनर नाम के एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किससे है? बिहेवियरिज्म से। ये कंडीशन की बात यही करते हैं, और ये बोलते हैं दंड और पुरस्कार की बात यही लोग करते हैं। ठीक है, पनिशमेंट और पुरस्कार की बात यही लोग करते हैं। बिहेवियरिज्म को कुल मिला के यही सब बातें करते हैं। और ये क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा इन्होंने ही प्रयोग किए हैं। किस पे? चूहे पे। जो अपने BF स्किनर हैं, इन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था और उसे एक बक्से में प्रयोग किया था, उस बक्से में बंद कर दिया था। तो यही इनका सिद्धांत था। इसी को इन्होंने ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। इसी के साथ पैवलोव का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग तो किसका हो गया? BF स्किनर का। बट पैवलोव का जो है, पैवलोव का
थ्योरी है वो क्या है आपकी, वो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि कंडीशनिंग करके कुछ है ऐसे ही दोनों का, तो इसलिए कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे। क्लासिकल कंडीशनिंग है जो, वो किसकी है, पावलोव की, पावलोव साइंटिस्ट की है क्लासिकल कंडीशनिंग। एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत है BF स्किनर, प्रोडक्ट फ्रेडरिक स्किनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अल्बर्ट बेंडूरा। आप लोग जानते हो कि अल्बर्ट बेंडूरा किससे संबंधित है। अल्बर्ट बेंडूरा मोस्टली इन्होंने इमिटेशन की बात की है। किसकी बात की हुई, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या होता है मैम, इमिटेशन मतलब होता कि बच्चा दूसरे को कॉपी करता है। मान लीजिए, इसीलिए कहते हैं ना कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए कि वो ही एक, मान लीजिए वो एक अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहा है न्यू जनरेशन को। अगर आपका मतलब एज अ टीचर आप में ही आपका ही चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो आप बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। बच्चा भी वही इमिटेट करेगा, है ना। तो बच्चे को अच्छे से पढ़ाने के लिए टीचर्स में बहुत सारी क्वालिटी देखी जाती है। तो यहाँ पे जो अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी है, इसमें इन्होंने ये बात करते हैं इमिटेशन की। ये बोलते हैं बच्चा क्या करता है, समाज से देखकर सीखता है। समाज में जैसी चीज़ें आती हैं तो इनकी जो थ्योरी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इसको बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो अल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं कह रहा कि मानसिक आयु का सूत्र क्या है या मानसिक आयु की बात किसने की थी। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है बिने साइमन ने 1905 में दिया था। 1905 में किसने, बिने साइमन ने दिया था मैम। किसने, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट जो है बिने साइमन ने 1905 में दिया था। अब टर्मन है वही, टर्मन जब 1916 में आए तब टर्मन ने बिने साइमन के परीक्षण में कुछ क्या किया, संशोधन किया, उसमें कुछ सुधार किया। और फिर इन्होंने सुधार करने के बाद कुछ बुद्धि परीक्षण किए। बुद्धि परीक्षण में सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, बुद्धि लब्धि का सूत्र निकाला। क्या निकाला, बुद्धि लब्धि यानी IQ। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था, IQ यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र की, उसके आधार पर हम पता करते हैं कि भाई इस बालक की बुद्धि लब्धि इतनी है तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, ये प्रतिभाशाली बालक है, सामान्य बालक है, या फिर हमारा जड़ बालक है, या फिर हमारा सृजनात्मक बालक है, किस कैटेगरी में है। तो ये IQ निकाला जाता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था MA/CA/100, मेंटल आयु अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करके हमने ये IQ का निकाला था। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो मानसिक आयु के दिया था ये बिने साइमन ने दिया था। इसके बाद इसको कुछ इम्प्रूवमेंट किया, इसमें कुछ सुधार किया। इसमें कुछ सुधार करने के बाद टर्मन आए, टर्मन ने क्या किया, टर्मन ने इसमें सुधार किया और बुद्धि लब्धि का सूत्र ये दे डाला। क्या दे डाला, बुद्धि लब्धि का सूत्र दे डाला। और उसी समय से बुद्धि लब्धि को मापने में मानसिक आयु के स्थान पर बुद्धि लब्धि का यूज़ किया जाने लगा। बुद्धि लब्धि शब्द ही जब आया जब टर्मन आए। टर्मन के पहले इसे मानसिक आयु बोला जाता था। टर्मन के पहले बिने क्या बोलते थे, इसको मानसिक आयु बोलते थे। और जब टर्मन आए तो टर्मन ने इसे क्या बोल दिया, बुद्धि लब्धि यानी IQ शब्द का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 हुआ। 7 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था थॉर्नडाइक महोदय हैं जो उन्होंने कुछ 5 नियम बताए हैं, गौड़ नियम बताए हैं, प्राइमरी लॉ बताए हैं, कुछ हमारे सेकेंडरी लॉ बताए हैं। सेकेंडरी लॉ यानी कि गौड़ नियम और प्राइमरी नियम यानी कि मुख्य नियम। 3 कुछ बताए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये कुछ 3 उन्होंने हमारे मुख्य नियम बताए हैं, जबकि कुछ 5 इन्होंने गौड़ नियम भी बताए हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारा जो तनाव का सिद्धांत है ये कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने किसमें प्रयोग किया था। जो इन्होंने अपना एक थ्योरी दी थी, पेवलोव ने जो थ्योरी दी थी, कौन सी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। इसमें इन्होंने क्या किया था, सीखने संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने किस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। और थॉर्नडाइक ने स्किनर के साथ भी मिलकर किस पे किया था, बिल्ली पर, कैट पर और रैट पर यानी चूहे पर भी इन्होंने क्या प्रयोग किए थे,
कैट पर और रैट पर भी इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, बट इन्होंने अपने पर्सनली किस में किए थे, कुत्ते पर किया था। ये स्किनर के साथ मिलकर इन्होंने 2 प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है वो क्या है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत। देखिए मैं आपको बता दूं, गेस्टाल्टिज्म एक था हमारा, कौन सा, एक हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी था गेस्टाल्टिज्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सूझ का सिद्धांत इन्होंने दिए, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्टवादी में कौन कौन था मैम, उसमें थे हमारे कोहलर, कोफका और थर्ड कौन थे, वर्धाइमर। कोहलर, कोफका और वर्धाइमर, ये 3 हमारे साइकोलॉजिस्ट किससे रिलेटिव हैं, कभी भी आ जाए गेस्टाल्टिज्म से रिलेटिव कौन से हैं, कोहलर, कोफका, वर्धीमर और एक और थे कर्ट लेविन। एक और कौन थे, कर्ट लेविन। ये कुछ 4 हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो गेस्टाल्टिज्म स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटिव हैं, यानी है उससे संबंधित हैं। तो ये क्या करते थे, इन्होंने सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी दी थी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसमें एक बंदर था चिंपांजीज, जिस पे उन्होंने अपने सारे प्रयोग, सुल्तान नाम का एक, कभी कभी इसका नाम भी पूछ लिया जाता है, तो सुल्तान नाम का एक चिंपांजी था जिस पे इन्होंने क्या किया था, स्पेशली प्रयोग किए थे। तो ये क्या करता था, एक रूम में, खाली रूम में एक फैन के ऊपर केले टांग दिए होते, और वो क्या करता था, उन केलों को खाने के लिए तोड़ने की कोशिश करता था, बट वो बार बार उछल के कूदने की कोशिश करता था, बट वो उन्हें तोड़ ही नहीं पाता था। फिर धीरे से उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया कि वो एक बेंच रखेगा, उसके ऊपर एक बेंच रखेगा, उसके ऊपर एक बेंच रखेगा, और वो चढ़ के सीधा उन केलों को तोड़ के खा लेगा। तो एक अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सूझ का सिद्धांत। सूझ आई सॉरी, उसके दिमाग में क्या आई, सूझ आई। तो ये इन्होंने क्या दी थी, इनसाइट थ्योरी दी थी। इनसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इसके जो फादर हैं, गेस्टाल्टिज्म जो बाद है वो कौन लाया था, वो वर्धाइमर लाए थे। कौन लाया था, वर्धाइमर। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा जो गेस्टाल्टिज्म है, वर्धाइमर उसके फादर हैं, जनक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने, कंटिन्यू रखने, और उसको कंटिन्यू रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए और रेगुलर रखने के लिए, काम को कंटिन्यू रखने के लिए और रेगुलर रखने के लिए प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, मोटिवेशन बोलते हैं। मान लीजिए आपने कोई काम किसी के कहने पर स्टार्ट किया, किसी ने आपसे बोला कि भाई आप क्या करो, आप टीचिंग स्टार्ट कर दो। आपको टीचिंग के बारे में नॉलेज भी नहीं है, आप टीचिंग में, आपका कोई उद्देश्य भी नहीं है, आपका कोई लक्ष्य भी नहीं है, एम भी नहीं है। ठीक है, कि आप टीचिंग में क्या बनना चाहते हो और क्या करना चाहते हो, आपका उद्देश्य क्या है, वो भी नहीं है। तो अगर आप मोटिवेट नहीं है, किसी ने आपसे बोल दिया और आप अंदर से मोटिवेट नहीं है, तो वो ना आप काम को स्टार्ट अच्छे से कर पाएंगे, ना उसको जारी रख पाएंगे, और ना ही उसे रोज़ रेगुलर वे में कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मोटिवेशन सबसे पहला। और मोटिवेशन कितने टाइप के होते हैं, मोटिवेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, और एक दूसरी कौन सी होती है, हमारी बाह्य अभिप्रेरणा होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा में गाइस जो होता है वो क्या होते हैं, हमारी आंतरिक रूप से हम लोग मोटिवेट होते हैं कि भाई हमें गवर्नमेंट जॉब लेना है, हमें टीचर बनना है, तो हमें 10 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और एक बाह्य मोटिवेशन होता है कि बच्चा आप एक क्वेश्चन लर्न करके लाओ, मैं आपको ये एक आपके लिए गिफ्ट मिलेगी क्लास में। या फिर बच्चा आप क्या करो, आपको क्या करना है, 10 वर्ड बिना देख के 10 सेंटेंस बना के लाओ, आपको क्या मिलेगा आपको, आपके लिए क्लास में क्लैपिंग करवाई जाएगी। तो वो क्या होगी, बाह्य मोटिवेशन हो गया। बट वो कुछ टाइम के लिए होता है, वो आपके लिए क्या, वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो कुछ टाइम तक के लिए कारगर रहेगा। इसलिए मोटिवेट हो तो क्या, इंटरनली मोटिवेट हो, तो हमारा ये मोटिवेशन आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्मृति कम करने का उपाय बताइए। अब आ जाइए, विस्मृति होता क्या है पहली बात तो विस्मृति, पहली बात तो विस्मृति को कम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विस्मृति को कम करने के लिए हम बार बार क्या करेंगे, उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, पुनरावृत्ति, यानी बार बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, बार बार उस चीज़ को पढ़ेंगे, ताकि विस्मृति मीन्स होता है भूलना विस्मृति मीन्स भूलना। मान लीजिए आपने आज पढ़ा है किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, या आज आपने संसद के बारे में पढ़ा कि भाई संसद में क्या होता, 79 में आई थी, 1921 में, 21 से कुछ
21 से कुछ 27 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन चला। लुटियन और बेकन ने इसका वास्तुकला का निर्माण किया। उसके बाद ये जो हमारा संसद शब्द है ये हमारा फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा इसके 3 अंग होते हैं, और हमारा लोकसभा, राज्यसभा और क्या, राष्ट्रपति। इसके बाद आपने पढ़ा भाई हमारा जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है और लोकसभा जो हमारा अस्थायी है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी। इसके बाद कुछ टाइम बाद आप इस चीज़ को भूल गए, इसको हम लोग बोलते हैं विस्मृति। अब इसको हमें हमेशा याद रखना है तो हमें इसे टाइम टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कुछ समय के अंतराल में हमें पुनरावृत्ति की जानी चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। उसको हम रिपीट करते रहें। तो बस यही एक इलाज है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम भूल जाते हैं, तो इसका बस यही इलाज है कि आप उस चीज़ को क्या करते रहें, उस चीज़ को आप रिवाइज करते रहें। तो आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध और भय क्या है? तो क्रोध और भय जो है वो क्या है, एक प्रकार का संवेग है। कुछ 8 टाइप के संवेग जो है बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में कुछ 8 प्रकार के संवेग आ जाते हैं। कुछ 8 प्रकार के जो संवेग आ जाते हैं उसमें कौन कौन से आ जाते हैं मैम? उसमें आपका एक तो आ जाएगा क्रोध, दूसरा आ जाएगा आपका डर, तीसरा आपका ढाह जिसको बोलते हैं जेलसी, एक आ जाएगा आपका एगरनेस उत्सुकता, एक आ जाएगा आपका घृणा हेट, और हर्ष या फिर दुख होना। ये कुछ 8 प्रकार के आपके संवेग आ जाएंगे इसमें अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष की एज में बालक के अंदर। तो ये हो गया हमारा संवेग। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दूसरे व्यक्ति के द्वारा बाह्य प्रकार की नकल करना। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार, जैसे मैंने अभी आपको अल्बर्ट बेंडूरा की बात बताई थी कि वो इमिटेशन थ्योरी दी थी उन्होंने। उनका कुछ एक एग्जाम्पल भी है बट मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा। तो उन्होंने इमिटेशन पे मोस्टली बात की थी कि बच्चा क्या करता है, इमिटेट करके सीखता है। तो इमिटेशन की बात करते हैं, बाह्य व्यवहार की नकल करना, चीटिंग करना, इमिटेशन नकल द्वारा सीखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव, यानी आपने कोई चीज़ पहले से सीख रखी है, आपकी लाइफ की कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, वो अगर आपके नई चीज़ को सीखने में सहायता कर लें, नई चीज़ आप न्यू चीज़ को सीखना चाहते हैं, पूर्व ज्ञान या अनुभव किस में हेल्प करें, नई चीज़ को सीखने में हेल्प करने लग जाएं, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो सीरियस बात है यार, वो तो आपका पॉजिटिव प्रशिक्षण हो गया आपके लिए। नेगेटिव तो वो हो ही नहीं सकता। जब आप उससे कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, नई चीज़ एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, नया ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, तो वो आपका नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता, और प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी नहीं हो सकता। उसकी हेल्प से आप नई चीज़ सीख रहे हैं। अब देखो इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा, तो आपने साइकिल के ब्रेक चलाए, साइकिल को इस डिस्टेंस में मोड़ना है, भाई साइकिल को ऐसे से टक्कर से बचाना है, ऐसे साधना है, तो ये चीज़ आपने सीखी। अब जब आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आपको गाड़ी चलाने में हेल्प मिल रही है। क्या मिल रही है? हेल्प मिल रही। तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर रहा, नए प्रकार की चीज़ सीखने में मदद कर रहा, तो आपका सकारात्मक प्रशिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण करने। आपने जो चीज़ सीख रखी है उसको आप मेमोराइज़ करिए और पुनः स्मरण, यानी उसको एक बार मेमोराइज़ करना और फिर बार बार उसको मेमोराइज़ करने में अगर आपको असफलता हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पहली वाली बात को उसने घुमा के पूछ लिया है कि आपने कोई चीज़ सीखी है, उसको आपको मेमोराइज़ करने में, रिवाइज़ करने में, रिवीजन करने में क्या हो रही, प्रॉब्लम हो रही, तो आप भूल गए। मान लीजिए उस चीज़ को क्या हो गए, भूल गए, विस्मृति हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। टर्मन ने 19 से 20, 90 से 100 तक के बुद्धिलब्धि के बालक को क्या बोला है? टर्मन ने जो कुछ IQ वर्ड कौन लाया था? टर्मन लाए थे। अभी इस एक क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा है। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 वाले बालक कौन से बालक होंगे? तो 90 से 100 वाले बालक को उसने जनरल बालक बोला है, यानी सामान्य बालक बोला है, नॉर्मल चाइल्ड है वो, ठीक है। 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक क्या है? सामान्य बालक हो जाएगा। तो और 80 से कुछ बताया है, 89 को क्या बताया है? डल यानी मंद बुद्धि बालक बताया है टर्मन के अकॉर्डिंग टू द टर्मन। ये सब टर्मन के अनुसार बता रहे हैं। क्या बताया है? 90 से 89 तक के बालक को डल यानी मूर्ख बताया है, मंद बुद्धि वाला बताया है।
और कुछ 110 के बालक को 110 को इन्होंने क्या बताया है, सुपीरियर बताया है। सुपीरियर यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक, कुछ बताया है, गिफ्टेड चाइल्ड बताया है टर्मन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 क्वेश्चन है हमारा। हॉल कहते हैं, हॉल का सिद्धांत, सबसे फेमस स्टेटमेंट ऑफ द हॉल इज दैट, जो कई बार यूपी टेट, एमपी टेट हर जगह एज अ स्टेटमेंट पूछा जाता है। क्लर्क हॉल, CH हॉल, ये 2019 में यूपी टेट में भी पूछा गया था, जो मैंने यूपी टेट दिया था उसमें भी ये पूछा गया था कि बालक के बालक में आंधी और तूफान की अवस्था बताइए। आंधी और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा है? आंधी तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये कहा है JS हॉल ने कहा है, JS हॉल ने कहा है किशोरा अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था। आप कोई स्टेटमेंट याद रखें चाहे ना रखें, बट इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखें, किशोरा अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो ये JS हॉल ने कहा है, इन्होंने ही ऐसा कहा है। तो देखते हैं हॉल का जो सिद्धांत है वो क्या है, किशोरों का मनोविज्ञान, यानी इन्होंने बात ही किसके बारे में की है, इन्होंने जो बात की है वो भी किशोरों के बारे में ही कर रखी है। तो इनका स्टेटमेंट क्या है, किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक सिद्धांत। तो आप सभी लोगों को पता है कि सिगमंड फ्रॉइड इससे रिलेटिव है। मनोविश्लेषणवाद इन्होंने दे रखा है, जो मैंने एक सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी करवाई है। लिबिडो की इन्होंने बात की है, पुरुषों की यौन क्षमता, कुछ इन्होंने लिबिडो के साथ साथ इन्होंने कुछ 5 अवस्थाएं भी बताई हैं, मनोलैंगिक विकास की कुछ 5 अवस्थाएं भी बताई हैं इन्होंने। ठीक है, 5 अवस्थाओं में एक इन्होंने बताई है 0 से 2 वर्ष की मौखिक अवस्था बताई है, दूसरी गुदा अवस्था बताई है 2 से 3 वर्ष, और लिंग प्रधानावस्था बताई है जो 4 से 6 वर्ष बताई है, और अव्यक्त अवस्था बताई है वो 7 से 12 वर्ष तक बताई है, और जो 5वीं अवस्था इन्होंने बताई है वो ज्ञानेंद्रिय अवस्था बताई है। कौन सी अवस्था बताई है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था बताई है, जो कि 13 से 19 साल तक में होती है। तो ये जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड हैं ये मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। जो हमारा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिसका नाम है मनोविश्लेषणवाद, उसके फादर ही यही है, और इनका ये अपना एक अलग इनका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें ये किस पर विश्वास करते हैं, जिसमें ये मन को पढ़ते हैं और ये उसके मन में चलने वाले विचारों का अध्ययन करते हैं कि ये व्यक्ति के मन में ये विचार आए कैसे। एक्चुअली ये पहले एक क्या थे, ये पहले स्टार्टिंग में एक मनोचिकित्सक थे। ठीक है, कुछ मानसिक रोगियों का इलाज किया करते थे, तो ये इन्होंने ऐसा कुछ बताया है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो हमारी 1879 में लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, मैंने इसका करवा रखा है, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी जिसको आप बोलते हैं, विलियम वंट ने सबसे पहले मनोविज्ञान की पहली चिकित्सा प्रयोगशाला खोल रखी थी। तो ये हमारे कौन है? विलियम वंट साहब हैं, जिन्होंने सबसे पहले, इसके पहले कुल मिला के ये जो हमारा मनोविज्ञान था वो एक शाखा ही नहीं था, उसको हम लोग किस में शामिल करते थे? दर्शन शास्त्र में शामिल करते थे। बट ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ इन्होंने, इनके ही प्रयास से, और अलग होके इन्होंने ही सबसे पहले क्या कर रखा, इन्होंने ही सबसे पहले इसकी प्रयोगशाला खोल के उसका अलग से एक स्थान दिया और अलग से इसका स्टडी करना स्टार्ट किया। इन्होंने सबसे पहले मन का अध्ययन किया, फिर आत्मा का, मैंने इस चैनल पे बना रखा है इसके बारे में, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्र सिद्धांत के कौन है? क्षेत्र सिद्धांत लिया गया है जो हमारा गेस्टाल्टिज्म से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, भाटिया बैटरी के बारे में कौन करता है? भाटिया बैटरी का काम क्या है? बुद्धि परीक्षण करती है ये। ठीक है, भाटिया बैटरी क्या करती है? बुद्धि परीक्षण करती है, और इसमें 5 परीक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभिक्रयोजित अभिगम क्या होता है? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो V.F. स्किनर, फ्रेडरिक स्किनर ने दिया था। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? अधिगम का जो प्रत्यय है, इसे पुनर्बलन की बात जो करते हैं स्किनर ने ये दिया हुआ है। इसमें होता क्या है? इसमें चीज़ों को छोटे छोटे खंडों में
लर्निंग को क्या कर देते, लर्निंग को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते शिक्षार्थियों को शिक्षण की यथार्थता से तुरंत अवगत करवाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उसको फिर समझाया बच्चों को, तो बच्चे जल्दी आसानी से समझ जाएंगे। तो ये इसका क्या है, वी ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिक क्षमताओं में एक सापेक्ष स्थायी परिवर्तन। आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग से रिलेटेड है। अगर आप मान लीजिए आप सीखे नहीं हैं, आपकी लर्निंग अच्छी नहीं है, यानी आपने जो लर्न किया है वही आपका व्यवहार दिखाएगा कि भाई आपने आपके ये संस्कार ये आपने सीख पाया अभी तक, है ना। तो व्यवहारिक क्षमताओं में एक सापेक्ष परिवर्तन, सापेक्ष यानी जो दिखाई दे ऐसा स्थायी परिवर्तन और फिक्स रूप से दिखाई दे ऐसा परिवर्तन, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, इन लोगों का मानना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यही थे कुछ हम लोगों ने 20 समथिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ें और हमें बताएं कि हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।